हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्वांटाइजेशन। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर दो चार्ज हैं वो वैक्यूम में रखे हैं या किसी मीडियम के अंदर है या किसी फ्री स्पेस में है, तो उन चार्जेस पर कितना फोर्स और कैसे फोर्स एक्ट होगा, हाउ द फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। कूलम्स लॉ क्या है और उस कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। तो अब हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब यहाँ भी चार्ज क्या है, रेस्ट में ही है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड द टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब सपोज करो कि ये दो चार्ज ले लिया हमने, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और दीज टू चार्ज आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ r। तो अब इन दोनों चार्ज के बीच में अगर ये दोनों सेम चार्ज हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज डिपेंड्स अपॉन और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मतलब इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2। मतलब आपके जो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। मतलब अब इस चार्ज का अपना एक सेंटर है, इस चार्ज का अपना सेंटर है, उन सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो जो फोर्स होगा, द फोर्स विल एक्ट ऑन लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज टू सेंटर्स है। तो अब आपके इसीलिए इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या है, दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स बिकॉज दिस फोर्स एक्ट ऑन लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। अब आप कंबाइन करें, जो कंबाइन करेंगे तो ये क्या बेल्टा में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो टर्म क्या आएगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होते हैं कि अगर आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस आता है, उन दोनों वैल्यू को इक्वेट करने के लिए कितना डिफरेंस है उसको इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अगर मान लो दो चार्ज हैं, उनके बीच का मैग्नीट्यूड मालूम है और डिस्टेंस मालूम है, तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करके इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से डिवाइड करोगे, फिर आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्जर्व करो। तो ये जो वैल्यू है के की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर का डिफरेंस आता है। यूनिट क्या है, F इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। मतलब एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ये दो चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, 1 कूलम उनके बीच में वैल्यू है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितनी की वैल्यू है, 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स होगा। मतलब अगर टू चार्ज ईच ऑफ 1 कूलम separated by a distance of 1 meter, then force between the charges will be 9 × 10⁻9 न्यूटन। ये इसमें कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब K है, एक्चुअल में K क्या है, K होता है 1/4πε0। ε0 मीन्स क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना, परमिटिविटी मीन्स परमिट और टू अलाउ। किसको अलाउ करना, फोर्स को अलाउ करना, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल अलाउ करना। भाई अब आपका मीडियम एयर है, एयर फोर्स अलाउ करेगा बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल।
अब ये चार्ज पार्टिकल अगर किसी मीडियम के अंदर रखे हैं, वाटर में है, तो वाटर कैसे फोर्स अलाउ करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी। और इस परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो परमिटिविटी की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन आया कि भाई 4 पाई कहाँ से आया, 4 पाई की वैल्यू क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो चार्ज है ये चार्ज चारों तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब इट विल अप्लाई फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसे ये चार्ज हुआ, अब इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन होता है, ये स्फेरिकल रीजन है, और उस स्फेरिकल रीजन को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका दिस स्फेरिकल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसकी है, ये चार्ज Q1 की है। इसी टाइप से चार्ज Q2 है, अब Q2 की अपनी एक फील्ड लाइन है, ये लाइन होंगी। तो अब ये लाइन यहाँ पर है, इसकी अगर ये सेम पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइन आउटवर्ड बनाओगे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या बनाएंगे, इनवर्ड। तो बच्चों क्या है, ये फील्ड लाइन चारों तरफ है। जब आप इस चार्ज को इधर लेकर के आओगे तो हमने कहा कि ये जो चार्ज है दैट विल एक्ट ऑन लाइन ज्वाइनिंग। तो जब आप इस चार्ज को इधर लेकर के आओगे तो ये लाइन इसके साथ ज्वाइन हो रही है, ये लाइन इसके साथ क्या होगी, ज्वाइन होगी। तो एक लाइन ये लाइन ज्वाइन हुई और ये लाइन है तो ज्वाइन हुई नहीं अभी। तो अब ये कितना एंगल, ये लाइन कितने एंगल में है, 4 पाई एंगल के अंदर है। भाई ये जो चारों तरफ फोर्स है, मैंने कहा चारों तरफ आगे पीछे सब तरफ है, इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल फोर्स होगा। तो कितना एंगल बना इसके सेंटर पर, 4 पाई। तो 4 पाई में वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो 4 पाई, और हमें यूनिट एंगल पर वैल्यू निकालनी है। तो यूनिट एंगल पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 4 पाई का हम डिवाइड करेंगे। 4 पाई से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ सर्कुलर होती है या स्फेरिकल होती है तो वहाँ पर पाई की टर्म आती है, और पाई की टर्म इसीलिए आती है कि भाई इतने एंगल में ये है तो यूनिट एंगल में वैल्यू क्या होगी। भाई 4 पाई में फोर्स अगर F है तो अब आपके यूनिट एंगल में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई। तो इसलिए 4 पाई की टर्म यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि 4 पाई आया कहाँ से, कि वैल्यू फॉर यूनिट एंगल। तो यूनिट एंगल के लिए वैल्यू आई, तो ये अब K = 1/4 पाई ε0 वैल्यू हो गई। ε0 परमिटिविटी कहलाई, परमिटिविटी का मतलब परमिट होता है, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चे ये है फोर्स बिटवीन। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आप ये वैल्यू जो K की वैल्यू पुट करोगे, तो K की वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स क्या होगा। अब फोर्स का जो फॉर्मूला है ये हो गया हमारे पास, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r² इंटू r कैप। अब इन वेक्टर फॉर्म, तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या लोगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो ये जो वैल्यू दिस 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r², दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। ये क्या है भाई, जो मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और r कैप इज द डायरेक्शन, r कैप इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या लेते हैं, आर कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को हम आर वेक्टर अपॉन आर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब फोर्स F की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन mod ऑफ r³ इंटू आर वेक्टर। तो इन वेक्टर फॉर्म फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। और जबकि वैसे आपके मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो दैट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस।
between two charged particle in medium, force in medium। अगर आप किसी चार्ज को मीडियम में रखें, मीडियम का मतलब होता है कि फ्री स्पेस से उठा करके आपने चार्ज को वाटर के अंदर पुट कर दिया, या किसी नॉन कंडक्टिव मीडियम या किसी कंडक्टिव मीडियम के अंदर रखें, तो अब फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर सपोज कोई चार्ज है, अब ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q1 है, और इसको हमने किस में रख दिया, मान लो वाटर के अंदर पुट कर दिया। अब वाटर के अंदर जब पुट करेंगे तो अब क्या होगा, वाटर इनके फोर्स का क्या सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। भाई कोई भी मीडियम जो होता है, एनी मीडियम फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। अब मान लो जितना ये फ्री स्पेस में फोर्स अप्लाई करेंगे चार्ज पार्टिकल, वही चार्ज मीडियम के अंदर अब उनमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब Q1 Q2 सेम है, R भी सेम है, तो केवल क्या चेंज हुआ, मीडियम चेंज हो गया। भाई मीडियम ने क्या करा, अपोज करता है, मीडियम के अंदर एक और अपना फोर्स डेवलप होगा, दैट विल बी एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल फोर्स। मतलब जो मीडियम है वो मीडियम भी क्या होता है, पोलराइज होगा। अब पोलराइज होने की वजह से अब आपके यहाँ पर क्या कि जो मीडियम के अंदर पोलराइज हुआ, तो अब ये फोर्स अगर सपोज को इधर एक्ट हो रहा है, तो वो फोर्स मीडियम क्या करेगा, इस फोर्स का अपोज करता है बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन। अगर सपोज को मैंने कहा कि मीडियम है, एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज Q2 है, पहले फ्री स्पेस था। अब ये अगर मान लो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज होगा, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर क्या चार्ज है, अगर सपोज को ये इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इधर कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो इस साइड में हुआ, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इधर था। तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स और ये जो फोर्स हो गया, ये फोर्स मीडियम का है और ये फोर्स हमारे पास फ्री स्पेस। तो जो ये फोर्स है ये क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मीडियम अपोज करेगा बिकॉज ऑफ द इंड्यूस चार्ज, क्योंकि उसके अंदर भी एक चार्ज डेवलप होगा। तो उस चार्ज की वजह से क्या करता है कि मीडियम विल अपोज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। तो अब जब मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू लिखोगे, फोर्स इन मीडियम, तो मीडियम में वजह क्या चेंज हुआ, भाई अब हमने कहा कि डिस्टेंस सेम है, Q1 Q2 सेम है, तो Q1 Q2 अपॉन R²। तो कौन सी टर्म चेंज हुई, 1 भी चेंज नहीं होगी, 4π भी चेंज नहीं होगी, केवल चेंज होगा तो परमिटिविटी चेंज होगी। अब परमिटिविटी क्या होगी, मीडियम, भाई एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो कि भाई अगर आप मान लो दो पर्सन है और उनके बीच में लड़ाई हो रही है। अब वो एयर में लड़ रहे हैं, पहले हवा में, फ्री स्पेस में है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब वो लड़ते लड़ते क्या है, पानी के अंदर चले गए। तो जब पानी के अंदर, वाटर के अंदर जाएंगे और जब वो फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वाटर क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। अब जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर वो और किसी मीडियम में चले गए, थिकर मीडियम में चले गए, तो वो और ज़्यादा अपोज करेगा। तो अपोज करने की वजह से जो फोर्स होता है बिटवीन द टू बॉडीज विल डिक्रीज। इसी टाइप से अगर हम दो चार्ज को किसी मीडियम के अंदर रखें, अब मीडियम के अंदर रखोगे तो वो मीडियम क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो एप्सिलॉन m क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू क्या होती है, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में। भाई पहले वैल्यू क्या थी, अब वैल्यू क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम k भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू k इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है कि जब हमने फोर्स को, चार्ज को पहले एयर में है, अब उस चार्ज को हमने मीडियम में रखा, तो कितना फोर्स चेंज हुआ, कितना मीडियम अपोज करेगा, तो उस जो रेशो है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव, तो इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो जब पुट करोगे इसमें, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा मीडियम के अंदर 1 अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप इसमें एफ एम इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये Q1 ये क्या है, दिस इज द फोर्स इन फ्री स्पेस। तो वजह फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल है, एप्सिलॉन आर इंटू फोर्स इन फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो एफ अपॉन में एफ एम, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। और दिस एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो कॉल्ड के। तो के इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और ये फोर्स हो गया इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो अब कितना फोर्स कोई मीडियम अपोज करेगा टू द फ्री स्पेस, दैट इज नोन एज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। भाई हमने कहा एयर में कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और वही अगर वाटर के अंदर गए या किसी अदर सब्सटेंस के अंदर जाएंगे तो वो सब्सटेंस फोर्स का अपोज करेगा। अब अपोज करने पर क्या होगा, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर सपोज करो हमने चार्ज को कंडक्टर के अंदर रखा, तो कंडक्टर में क्या है कि जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, उतना ही चार्ज इस साइड में होगा। जितना फोर्स बाहर होगा उतना ही फोर्स मीडियम के अंदर होगा, तो मीडियम में नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर उतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा जितना कि आउटसाइड में है। तो उतना ही अंदर फोर्स होगा जितना कि फ्री एयर में है, फ्री स्पेस में है, और इक्वल और अपोजिट होगा। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। और अगर कोई इंसुलेटिंग मीडियम है तो उसके अंदर उतना चार्ज जनरेट नहीं होगा जितना कि कंडक्टर में होगा। चार्ज की वैल्यू कम होगी तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो वो उतना कम अपोज करेगा। अब जैसे माइका एक सब्सटेंस है, माइका के लिए के की वैल्यू फॉर माइका, तो के की वैल्यू 4 और 5 ये लेते हैं। तो के की वैल्यू 4 और 5 का क्या मतलब हुआ कि माइका के अंदर अगर हम चार्ज रखें तो वो जो फोर्स है वो 1/5 और 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर वाटर की बात करें तो वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है। 80 का मतलब वाटर के अंदर जो फोर्स है इन वाटर वो एयर के फोर्स का कितना हो गया, 1/80 हो गया। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर ये इनफाइनाइट होगी तो फोर्स की वैल्यू मेटल के अंदर क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी। कि अगर हम दो चार्ज को किसी मीडियम के अंदर रखेंगे तो मीडियम के अंदर उन चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जितना कि फ्री स्पेस में होती है। क्योंकि वो मीडियम इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या करता है, फोर्स का अपोज करेगा। ठीक है, मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो अपोजिट होगा किसके, फ्री स्पेस के, बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होंगे। एक रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एक रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, दैट इज अ रिलेटिव
परमिटिविटी। अब सपोज एक एग्जांपल मान लो हम इस पर डिस्कस करें कि भाई कितना फोर्स डिक्रीज होगा अगर दो चार्ज हैं और उन चार्जेस को हमने मीडियम के अंदर रखें और मीडियम के अंदर उनके बीच में सेपरेशन कितना हो कि दैट विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स एज इन एयर। क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन टू charges in medium so that they experience same force as in free space, तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इसको? तो हमने कहा फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन फ्री स्पेस। तो अब सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन जितना एयर में उतना मीडियम के अंदर तो होगा नहीं, सेपरेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो वह फोर्स इन फ्री स्पेस इन एयर और इन फ्री स्पेस किसके इक्वल होगा? फोर्स इन मीडियम। फ्री स्पेस के अंदर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। और मीडियम के अंदर फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 K Q1 Q2/r², क्योंकि सेपरेशन अब हमें चेंज करना है। सेपरेशन चेंज करोगे अब आप कौन कौन सी टर्म सेम है उन्हें कट कर दो। 4/ε0 Q1 Q2 टर्म कैंसिल आउट होगी तो क्या बचा? 1/r² इक्वल टू 1/K r1² और r² इक्वल टू K r1² और r1² इक्वल टू r²/K। तो मुझे r1 की वैल्यू आ गई r/√K। दिस इज द फोर्स बिटवीन सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन मीडियम। तो कितना सेपरेशन डिक्रीज किया? 1/√K टाइम्स सेपरेशन क्या है आप डिक्रीज करोगे तो वो चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स इन मीडियम एज इन एयर। तो जो समझ में आ गया, अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में है उनको किसी मीडियम के अंदर कितनी डिस्टेंस पर रखें कि उनके बीच में फोर्स इक्वल हो जाए। तो फोर्स इन फ्री स्पेस और फोर्स इन मीडियम दोनों को आपने इक्वेट करना है और r1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर हमने कहा कि भाई फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो अब डायरेक्शन हमने डिफाइन की तो r कैप लिख दिया। कौन सा फोर्स किस चार्ज पर, कौन सा चार्ज किस चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उसको अब हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट इज अ वेक्टर फॉर्म। ये मान लो दो चार्ज हैं, यह Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इसकी पोजीशन वेक्टर r1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर r2 है। तो इनके बीच का सेपरेशन r हो गया। r1 माइनस r2 का मॉड कर दो या r2 माइनस r1 का मॉड कर दो। राइट भाई, r1 माइनस r1 r2 क्या है? इनकी पोजीशन वेक्टर। मान लो कोई ओरिजिन है उसको शो नहीं करते हम, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन r1 है, इसकी पोजीशन r2 है और r1 माइनस r2 भी r होगा और r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड भी r है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इधर से मेजर करो, उधर से, दोनों तरफ से डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो गई। अगर मान लो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, हम फर्स्ट केस करें भी Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल क्या है? ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इस पर इधर फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ये क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करने के लिए उसको उधर रिपेल करेगा और ये फोर्स इस साइड में अप्लाई होगा और उसी लाइन ज्वाइनिंग पर होगा।
क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, दोनों से चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करोगे, सेंटर की जो लाइन होगी उसी लाइन पर ये फोर्स एक्ट होगा। और इस फोर्स की वैल्यू, अब ये फोर्स किस पर निकालें, 2 पर कौन अप्लाई कर रहा है, 1 अप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर फोर्स क्या ले रहे हैं, F12, F12 का मतलब फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो F12 क्या होता है, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। अब जो डायरेक्शन मेन चीज है, डायरेक्शन क्या है कि भाई अगर R12 क्या है डायरेक्शन, R12 का मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q1 टू Q2। R12 मीन्स, और R21 क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। इसका मतलब होता है कि फोर्स फ्रॉम Q1 टू Q2 साइड में, फोर्स Q1 टू Q2 की तरफ है, Q1 से किसकी तरफ, Q2 की तरफ। और R21 कैप क्या है, R1 माइनस R2 वेक्टर लिखोगे। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स क्या होगा, फ्रॉम Q2 टू Q1। भाई वेक्टर में हम करते थे कि ए बी जैसे निकालते थे, ए बी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी वेक्टर का मीनिंग क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या R12 को लिखा R2 कैप वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R21 कैप को लिखा R1 माइनस R2। तो फोर्स कहाँ पर, फ्रॉम Q2 टू Q1, और ये फोर्स कहाँ है, Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ। तो अगर आप फोर्स किस में निकालोगे, F12, अगर मैं ये लिखूँ फोर्स F12 फोर्स ऑन Q1, तो क्या फॉर्मूला बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन हो गए R21 कैप, R21 कैप। 21 का मतलब डायरेक्शन कहाँ पे, Q2 टू Q1, तो Q2 टू Q1 में R21, 2 से किसकी तरफ, 1 की तरफ, राइट। ये बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं बुक में R12 लिखा होगा तो उनकी लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। लैंग्वेज का मतलब R2112, तो फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, तो ये वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। और R21 कैप की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, R21 वेक्टर अपॉन में R21 मॉड, और इसको हमने R21 वेक्टर अपॉन में R भी लिख सकते हो, सिंपली R आपने यहाँ लिख दिया, मैग्नीट्यूड है ये। तो अब F12 की वैल्यू क्या हुई, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R21 वेक्टर। अब ये वेक्टर फॉर्म में, और अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई R2 माइनस R1, अब R21 क्या है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, यू ऑल्सो कैन राइट F12 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R21, मतलब R1 माइनस R2, और इसका मॉड क्यूब करें, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो दिस इज द फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। भाई Q1 पर फोर्स Q2 की तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई, तो 2 से 1 की तरफ होगी, तो R21 लिख दिया करते हैं। इसी टाइप से फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, तो F21 किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, यहाँ पर वेक्टर और इसका क्यूब, और ये R2 माइनस R1 वेक्टर। अब Q2 पर डायरेक्शन क्या, Q1 से Q2 की तरफ है, तो Q1 से Q2 की तरफ है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। या तो आप इसको ये लिखोगे, F21 वेक्टर किसके इक्वल लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 और इसका मॉड और इसका क्यूब इंटू R12 वेक्टर।
तो R12 का मतलब डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम Q1 टू Q2, और R2 माइनस R1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो भाई इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज करो भाई मैंने यहाँ पर कहा कि Q1 Q2 लेस देन 0। अब Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स कैसा है, लाइक अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसको मैंने लिख दिया। अब अंदर की तरफ एरो मार्क कर दे, F12। भाई एरो क्या है, जब आउटवर्ड, जब रिपल्सिव होता है तो आउटवर्ड, और अट्रैक्टिव है तो इनवर्ड। Q1 Q2 को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, और Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसकी एरो इसकी तरफ बना दी और इसकी एरो हमने इस साइड में बना दी। R डिस्टेंस वही सेम ही है। अगर इसकी पोजीशन R1 ही है और ये पोजीशन क्या है R2, तो R जो है मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 लिखो आप, या R2 माइनस R1 का मॉड लिख दो। मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, R डिस्टेंस है। तो अब आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, F12 फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो अब वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अब Q1 पर जो डायरेक्शन है वो एरो किसकी तरफ है, Q1 टू Q2 की तरफ एरो है, Q1 टू Q2। तो Q1 टू Q2 R12, और यहाँ पर क्या है R21, R12 1 से 2 की तरफ, R21 2 से किसकी तरफ, 1 की तरफ। तो यहाँ पर क्या है R12 और इसका कैप। और अगर आप इसकी वेक्टर वैल्यू फॉर्म में लिखोगे तो R12 कैप क्या है, R12 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो F12 फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो यहाँ 12 है तो इधर भी 12 है। और इसी टाइम फोर्स ऑन Q2, फोर्स किस पर निकाले अब हम, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। तो F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। अब इस पर फोर्स किधर है, 2 से किसकी तरफ है, 1 की तरफ। और बच्चों अगर आप इसको क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब करोगे और यहाँ पर लिखोगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R21 का मतलब होता है R1 माइनस R2, और R21 का 1/2 का मतलब है R2 माइनस R1। तो ये दैट इज द वेक्टर फॉर्म। अगर आपके चार्ज सेम है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फोर्स रिपल्सिव, और अपोजिट है तो फोर्स अट्रैक्टिव। अब एक एग्जांपल करते हैं देखो इसका, कि और इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई फोर्स कैसे एक्ट होगा, मतलब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। इसके मैं 2 एग्जांपल डायग्राम बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, फर्स्ट ये है कि अगर ये 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, और ये Q1 Q2, और एक ये थर्ड चार्ज है। अब ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। अब क्या होगा, डायरेक्शन हमें चेक करनी है कि भाई ये कौन सा चार्ज, अगर ये Q2 और Q1, अब Q3, तीनों चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और हमें फोर्स निकालना है Q3 पर, फोर्स ऑन Q3। तो भाई Q1 क्या करेगा, Q3 पर फोर्स अप्लाई करेगा, और किधर की तरफ अप्लाई करेगा, इस साइड में अप्लाई होगा। तो फोर्स किस पर निकाले, 3 पर, और कौन अप्लाई कर रहा है, 1, और 2 इस पर अप्लाई करेगा तो किधर, इस साइड में अप्लाई होगा। तो F3 2 हो गया।
रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सपोज करो कि ये Q2 नेगेटिव है और Q1 पॉजिटिव है और ये Q3 चार्ज है। अब आप इसे कैसे डायरेक्शन मार्क करोगे? ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सन बाहर की तरफ एरो बनाओगे F31, और ये Q2 अब इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन की एरो किधर बनाओगे? नीचे की तरफ बनाओगे, F32। सिंबल सेम है, ये भी F32 है, ये भी F32 है। ये क्या है कि फोर्स आपका रिपल्सिव है तो एरो बाहर की तरफ बनाओगे, ये अट्रैक्टिव है तो एरो इनवर्ड बनाओगे। तो इस टाइप से हम इसकी एरो मार्क करते हैं कि भाई आपके क्या है कि जो फोर्स होगा अगर रिपल्सिव है आउटवर्ड और अट्रैक्टिव है तो इनवर्ड। तो जो अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। पोजीशन, सुपरपोजिशन मतलब अगर अब आपके नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हों, मान लो सपोज को एक चार्ज ये है, मान लो QI चार्ज है, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर है Q1, और ये Q1 क्या करेगा? QI पर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा बच्चों? यहाँ पर कैसा फोर्स हो गया? रिपल्सिव, आउटवर्ड। एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q2, ये Q2 क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स अप्लाई कौन सी डायरेक्शन में होता है? लाइन जॉइनिंग की डायरेक्शन में। अब लाइन जॉइनिंग की डायरेक्शन करोगे, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव, I2 लिखोगे। अगर एक चार्ज मान लो यहाँ रखा है Q3 भी क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। एक चार्ज सपोज और है Q4, अब ये चार्ज भी इस पर फोर्स कैसा अप्लाई करेगा? रिपल्सिव। तो ये फोर्स होगा I पर, कौन अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब ये जो फोर्स है, अब इन सब फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन है। ये फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, ये फोर्स इधर एक्ट हुआ, ये फोर्स इधर की तरफ है, ये फोर्स इस साइड में है। तो अगर ये दोनों सब सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स रिपल्सिव है और सबकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अब आप अगर मान लो इसको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि सबकी डायरेक्शन डिफरेंट है। एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में तो हम उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसका सम क्या है? तो अब इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स बाय ईच और इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल ऑन QI। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है? भाई अगर आप फोर्स निकालना है I पर, तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज द वेक्टर सम, फोर्स ऑन I बाई 1, फोर्स ऑन I बाई 2, फोर्स ऑन I बाई 3, फोर्स ऑन I बाई 4। तो ये दिस इज कॉल्ड द वेक्टर सम। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर सम। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन QI विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्ट बाई द चार्ज और ईच चार्ज पार्टिकल। अब Fi1 क्या होता है? 1/4πε0 Q1 QI अपॉन R1I स्क्वायर और इंटू R1I कैप, प्लस Q2 का फोर्स 1/4πε0 Q2 QI अपॉन R2I और इसका स्क्वायर इंटू R2I कैप। जब कैप करोगे लिखोगे तो यहाँ स्क्वायर है, और अगर आप वेक्टर लिखोगे तो यहाँ क्यूब लिखना है। इसी टाइप से 1/4πε0 Q3 QI अपॉन R3I और इसका स्क्वायर इंटू R3I कैप एंड सो ऑन। तो ये क्या है? दिस इज अ वेक्टर सम। अब आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते इसमें, जब तक हमें डायरेक्शन नोन ना हो। तो इसमें हमें फिर जब डायरेक्शन नोन होगी, एंगल नोन होगा, देन वी विल अप्लाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन है? 1/4πε0 कॉमन हो गया, तो Q1 QI अपॉन R1I और इसका स्क्वायर इंटू R1I कैप प्लस Q2 QI अपॉन R2I इसका स्क्वायर इंटू R2I कैप
प्लस Q3 QI अपॉन R3I और इसका स्क्वायर इंटू R3I कैप एंड सो ऑन। तो अब इसको हम अगर समेशन के फॉर्म में लिखें तो ये किसके इक्वल, समेशन QI QJ RJI और इसका स्क्वायर इंटू RJI और कैप, यहाँ J की वैल्यू जो है 1 to n और I नॉट इक्वल टू J, क्योंकि सेम चार्ज सेम के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पर F वेक्टर अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो 1/4πε0 समेशन J इक्वल टू 1 to n I नॉट इक्वल टू J और QJ QI अपॉन RJI और इसका क्यूब करोगे और RJI यहाँ पर वेक्टर लिखोगे, क्योंकि क्यूब ये यूनिट वेक्टर है और ये वेक्टर है। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गई, तो इसलिए हमें यहाँ पर RJI वेक्टर और यहाँ पर ये RJI कैप, दिस ओनली डिफाइन द डायरेक्शन। तो ये दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कि भाई अगर किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है बाय द अदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो वो जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज पार्टिकल। अब बच्चों कूलम्स लॉ की देखो लिमिटेशंस हैं, ये सब हम कौन सा लॉ है, ये कूलम्स लॉ हो गया, दैट इज अ कूलम्स लॉ। भाई जो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं दिस इज कूलम्स लॉ। अब इस कूलम्स लॉ की अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल, भाई यहाँ पर लिमिटेशंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। पहला पॉइंट क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, व्हाट इज मीन बाय पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज को हम किसी पॉइंट को 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर देन देयर साइज देन दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसी टाइप से पॉइंट चार्ज क्या है, अगर उनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा है तो वो पॉइंट चार्ज है, और अगर सेपरेशन कम है तो वो पॉइंट चार्ज नहीं है, फिर वो एक्सटेंडेड बॉडी है। और अगर एक्सटेंडेड बॉडी है फिर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते आप, राइट। तो अगर मान लो सेपरेशन ज़्यादा है उनके मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में, साइज के कंपैरिजन में, तो उस चार्ज को क्या कंसिडर करना, पॉइंट चार्ज ले लिया हमने। तो ये पॉइंट चार्ज, दिस इज द पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, क्योंकि Q1 और Q2 चार्ज की वैल्यू स्मॉल है, साइज बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, सो दैट चार्ज आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। और कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल केवल फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज, राइट। जैसे लाइन है, सरफेस है, क्यूबिकल बॉडी है, अगर मान लो कोई वायर है, अब ये इस पर चार्ज है, तो अब यहाँ पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में अगर मान लो इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहाँ कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई सरफेस, ये पेपर है, थिन सीट है, और इस थिन सीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी ले ली हमने यहाँ पर, अब स्फेरिकल बॉडी पर क्या चार्ज ले लिया, ये चार्ज, तो यहाँ भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो कूलम्स लॉ क्या है, नॉट एप्लीकेबल फॉर द एक्सटेंडेड। अब इसमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओनली चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज डेंसिटी। बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, इस बार भी क्वेश्चन आया था,
2020 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था चार्ज डेंसिटी के ऊपर, तो उस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।